क्रिया के प्राचीन काल से बहुत सारे स्वरूप हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में यौगिक क्रियाएं ऋषि मुनि किया करते थे। एक आम व्यक्ति इससे बहुत दूर था। और अभी जो आपने ध्यान क्रिया करी, ये उसी का एक रूप था। आम आदमी यौगिक क्रियाओं से दूर क्यों रहता था? उसका कारण ये है कि ध्यान क्रिया के बारे में अभी तक लोग पूछते हैं कि ये मेडिटेशन है क्या, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से डेफिनेशन में ना पढ़ के जब ध्यान क्रिया हम अभ्यास के द्वारा करते चले जाएंगे तो हमें खुद उसका अर्थ पता लगता जाता है। ओवर द ईयर्स ये योग ने अपना रूप बदला। आज जो योग का रूप हम देखते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट हुआ क्योंकि आम लोगों को समझाना था। ये क्रियाएं निर्मल अवस्था को प्राप्त करना कोई आसान क्रिया नहीं होती। योग का 90% एलिमेंट मेंटल होता है, मानसिक। कह दिया जाता है कि योग एक जुड़ाव है। जुड़ाव का मतलब क्या है? लोग जुड़ाव का मतलब समझ नहीं पाते। ये ठीक है कि मन, शरीर और आत्मा का जुड़ाव, लेकिन उसके आगे भी प्रकृति से जुड़ाव। जब इन चार चीज़ों से जुड़ाव हो जाता है तो आपने देखा होगा पुराने जमाने के ऋषि मुनि अंतर्यामी होते थे। कहा जाता था कि बहुत पहुँचे हुए हैं। ये पहुँचे हुए शब्द का मतलब क्या था? ये वर्षों की साधना होती थी। योग से तप और तप से तपस्या की ओर जब ऋषि मुनि बढ़ जाते थे तो वो अंतर्यामी हो जाते थे। अंतर्यामी का मतलब है चेतना का अल्टीमेट स्वरूप, कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट। कॉन्शियसनेस 3 टाइप की होती है। एक में आपको ये बोध होता है कि आप हैं कहाँ, आपका इस ब्रह्मांड में एक रिलेशन क्या है, एक वो स्वरूप होता है। उसके आगे आप ये जान पाते हैं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपके तरंगे आने लगती हैं। दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप ये जान जाते हैं कि कहाँ क्या आपसे संबंधित होने जा रहा है। और कॉन्शियसनेस का थर्ड और अल्टीमेट फॉर्म होता है जब आप ये जान जाते हैं कि दूसरों के साथ ब्रह्मांड में क्या होने जा रहा है। ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये वर्षों की तपस्या के बाद व्यक्ति अचीव कर पाता है। ये सारी बातें उन ऋषियों मुनियों के दिमाग में तो आ सकती थी, वो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आम आदमी इसको समझ नहीं पाता था। तो धीरे धीरे योग का स्वरूप बदला। उस योग को हमने शारीरिक रूप में परिवर्तित करना शुरू किया, विभिन्न मुद्राओं के जरिए। तभी आजकल आप सुनते होंगे कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि योग है क्या, एक एक्सरसाइज है। और जबकि सत्य यह है कि योग व्यायाम नहीं है। ये केवल 10% पार्ट है व्यायाम का, जिसमें आप विभिन्न मुद्राएं बनाकर श्वास क्रिया पर नियंत्रण करके आप एक ऑक्सीजन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बॉडी में करते हैं। ये एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसका। और जो विचार शून्यता है उसको आप अचीव करने के लिए एक मुद्रा बनाते हैं। ऐसे संभव नहीं हो पाती है, ऐसे बैठ के साधना संभव नहीं हो पाती है। ये फॉर्म वेस्ट में गया, पश्चिमी देशों में गया, उन्होंने इसकी महत्ता समझी और उन्होंने योग को जुड़ाव वाली बात से कई चीज़ों से जोड़ना शुरू कर दिया। वो अभी मैं देख रहा था एक जगह उन्होंने उस योग को बड़ी अजीब चीज़ से, किसी नशे वशे से जोड़ने की कोशिश करी। तरह तरह के जुड़ाव उन्होंने करने, उसको दैट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ योगा। पश्चिम से फिर वो चीज़ भारत में आई जो हमारी सॉवरेनिटी थी,
वो वहाँ गई और वहाँ से फिर लौट के आई, हल्का सा डिस्टॉर्टेड भी थी, लेकिन जो ओरिजिनल पतंजलि का फॉर्म था मुद्राएं बनाने का, वो एक आम व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आया। तभी एक आम व्यक्ति योगा को व्यायाम से तुलना कर देता है। ठीक है, देखने में ये थोड़ा सा व्यायाम जैसा लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि व्यायाम और योग में बहुत फर्क होता है। आपसे लोग पूछेंगे कि आप बताइए व्यायाम, एक्सरसाइज और योगा में फ़र्क क्या है। उसका सीधा सा उत्तर है, योगा इज़ प्योरली ए फिजिकल फिनोमेना। और जब जहाँ पे माइंड का फिनोमेना होता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मसल्स को हम एक्सरसाइज करके हम अपनी बोन्स और मसल्स को अच्छा कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी मसल्स बढ़िया हो जाएंगी, हमारी हड्डियाँ अच्छी हो जाएंगी, थोड़ी लॉन्गेविटी आ जाएगी। सही बात है, लेकिन आप ओवर द ईयर्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि हमारा मेंटल एलिमेंट इज मिसिंग। और वो स्टिफनेस आप देखेंगे ओवर द ईयर्स के बाद आदमी जो है, उसकी जो जॉइंट्स हैं स्टिफ हो जाते हैं, उसकी मसल्स फाइब्रोटिक हो जाती हैं, फाइबर्स बन जाते हैं मसल्स में। और वही एक जो योगी होता है, योग क्रिया के बाद उसकी बॉडी कितनी इलास्टिक होती है, वो बॉडी को पूरा मोड़ करके, अब केवल ये मोड़ना इलास्टिसिटी और फाइब्रस का ही डिफरेंस नहीं है, इसके आगे ये डिफरेंस है कि वो योगी, उसका मानसिक जुड़ाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सारी घटनाओं को पहले से जान जाता है। वो एक उसके अंदर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन आ जाता है, एक टोटल नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें वो प्रकृति से भी जुड़ता है, लोगों से भी जुड़ता है, ईश्वर से भी जुड़ता है। ये फॉर्म एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज एक प्योरली फिजिकल चीज है, जिससे कि आप थोड़ा सा एक हल्की सी फिटनेस पा सकते हैं। और योगा से फिटनेस तो है ही, लेकिन एक उच्च कोटि का जुड़ाव होकर आप प्रभु से जुड़ते हैं और एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन अचीव करते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर डिफरेंस है जो आजकल मैं हर जगह देखता हूँ। कुछ लोग ये कमेंट कर देते हैं कि योगा जो है वो एक्सरसाइज है और ये ऐसा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो कुछ विरोधियों ने कमेंट किया कि अरे एक्सरसाइज के लिए इतनी बड़ी प्रैक्टिस। वो एक्सरसाइज नहीं थी, हमारे देश की सॉवरेनिटी थी। और ये अगर हम पूरे विश्व को सिखा सकें, जो अभी आपने ध्यान के जरिए देखा, हमें पहुंचना इन यौगिक क्रियाओं से पहुंचना वही है जो अभी आप निर्मल अवस्था सुन रहे थे। जिस दिन हर व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाएगा, तो शायद विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश ये भारत ही होगा। तो अगर ये प्रयास किया जा रहा है तो इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। अब इस ध्यान क्रिया के बाद जो चीज़ शुरू होती है योग में, जिस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, वो होती है श्वास क्रिया। मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वास क्रिया को। हम लोग ऑपरेशंस करते हैं तो भी क्या होता है कि मरीज को आर्टिफिशियली बहुत ऑक्सीजन देते हैं, खूब उसका रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं, और जब रेस्पिरेशन उसका गड़बड़ होता है तभी हमारा दिमाग जाता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ध्यान क्रिया या निर्मल क्रिया में हम रेस्पिरेशन को बिल्कुल सहज छोड़ देते हैं, बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ देते हैं, और विचार शून्यता, थॉटलेसनेस, ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस, इस स्टेट में आते हैं। इस स्टेट में हम अपने ब्रेन को ट्रीट करते हैं। इस स्टेट के बाद दूसरी स्टेट आती है टू हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रीदिंग, अपनी श्वास क्रिया पर नियंत्रण। उसके बाद एक्सरसाइज का फॉर्म आता है। तो ये जो कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग होता है, ये प्राणायाम की स्थिति होती है। तो ध्यान के बाद प्राणायाम की स्थिति होना अति आवश्यक है। प्राणायाम में ये बताना बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का सही तरीका क्या होता है। निर्मल अवस्था में हमें सांस लेनी नहीं है, बिल्कुल शैलो,
इतनी कम लेनी है कि ताकि थॉटलेसनेस आ जाए। लेकिन प्राणायाम में हमको डेलिबरेटली सांस को लेना है ताकि हमें बॉडी को ऑक्सीजन और देनी है। सांस लेने का तरीका, जो लोग नए आए हैं उनको फिर से बता दूं, सांस लेने का तरीका है लंग्स को एक्सपेंड करना टुवर्ड्स योर आर्म्स, इस सीने को आर्म्स की तरफ। आपने टेलीविज़न पे एथलीट्स को देखा होगा कि वो सांस लेते हैं तो हाथ उनके इस तरह होते हैं। कभी भी सांस को पेट से नहीं लेना चाहिए। पेट से सांस लेने के कारण हमारा पेट आगे निकलता है और हमारी बॉडी को मात्र 1/3 ऑक्सीजन मिल पाती है। पेट को स्थिर रख के अपने लंग्स को लैटरली यानी कि आर्म्स की तरफ एक्सपेंड करने पर मैक्सिमम लंग्स का एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण आपको 100% ऑक्सीजन मिलती है। लंग्स इस तरह जा रहे हैं, पेट से सांस लेने में लंग्स नीचे जाते हैं, तो जरा सा बस नीचे का पोर्शन लंग का नीचे जा रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कभी कभी जब लंग्स से ब्रीदिंग लेने की बात करते हैं तो लोग इस तरह सांस लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऊपर लंग्स बहुत ही पतले होते हैं, तो ऊपर का पोर्शन ऊपर करने से तो भी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगी, पेट से सांस लेने से तो भी नहीं मिलेगी। जब आप लंग्स को इस तरफ एक्सपेंड करते हैं तो पूरी लंग की दीवार इस तरह एक्सपेंड होती है, तो आप मैक्सिमम ऑक्सीजन कैप्चर करते हैं। तो प्राण ऊर्जा क्रिया प्राणायाम का एक रूप है। प्राण ऊर्जा क्रिया आपको हर जगह नहीं लिखी मिलेगी। इसमें आप लैटरल एक्सपेंशन पूरी ताकत से करते हैं, पूरी ताकत से अपने फेफड़े में हवा भरते हैं, पेट को स्थायी रखते हैं। 30 सेकंड के लिए सांस को रोक लेते हैं। हम 90 सेकंड्स तक सांस को रोक सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 30 सेकंड तक। 30 सेकंड का टाइम इसलिए देते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके, हमारे सारे लंग्स पूरा ऑक्सीजन कैप्चर करके फिर वो हार्ट को भेजे, वो हार्ट पूरी बॉडी को भेजे। 30 सेकंड के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तब अपने पेट को अंदर करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करते हुए तब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं उस समय हम धीरे धीरे सांस छोड़ पाते हैं, तेज नहीं छोड़ पाते। तेज छोड़ने से जो आपकी एयर है आपने धड़ से छोड़ दी, फिर आप लेकिन जब आप ओम शब्द का उच्चारण करके धीरे धीरे एयर छोड़ते हैं तो लंग्स की एंड्योरेंस टेस्ट होती है। इस तरह से आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है और कोई भी व्याधि है, आपके कहीं दर्द हो रहा है, आपके तनाव है, वो आपकी 3 बार क्रिया करने पे दूर हो जाता है। तो इस क्रिया को दोहराते हैं, यह है प्राण ऊर्जा क्रिया। पूरी ताकत से सांस लेनी है, 30 सेकंड तक रोकनी है और ओम शब्द का उच्चारण करते हुए उसको धीरे धीरे छोड़ना है। शुरू करते हैं। इस क्रिया के दौरान दिमाग में कोई विचार भी नहीं आया, अपने आप थॉटलेसनेस हो गई। जैसी सांस छोड़ी एक फ्लश ऑफ ब्लड ब्रेन में गया, ब्रेन का सर्कुलेशन फास्ट हुआ, पूरी बॉडी में लग रहा है हल्की सी झंझनाहट पैर में भी आई, यानी कि एक ऑक्सीजन का एक डोज मिल रही है तेजी। जैसे विदेशों में ऑक्सीजन के बूथ होते हैं, फ्लेवर्ड ऑक्सीजन होती है, लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं और वेरियस फ्लेवर्स ऑफ ऑक्सीजन, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑक्सीजन की लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन चेम्बर में रहते हैं। हमको ऐसे ही मिल सकती है, इस क्रिया से ही बहुत मिल सकती है। एक बार फिर
जो लोग अपना वज़न कम करना चाहें, पेट कम करना चाहें, उसके लिए भी ये एक तरीके का व्यायाम है। योग भी है, व्यायाम भी है। और अगर रिपीटेडली एक दिन में 7-8 बार करते हैं तो बड़े आराम से पेट भी कम होता है और वज़न भी कम होता है। 3 बार करते हैं, 1 बार और। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऑर्गन सारे नीचे आने लगते हैं ग्रेविटी के कारण। पेट के अंदर सारी चीज़ें, लिवर, स्टमक, इवन हार्ट, लंग, वो भी सब नीचे जाने लगते हैं। इस क्रिया से हम दोबारा रिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे एक साथ आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस क्रिया को बार बार, कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, इस क्रिया को बार बार किया जा सकता है। प्राणायाम में एक और, मैं केवल 2 ही प्राणायाम कराता हूँ। दूसरा प्राणायाम जो कि आजकल हर व्यक्ति आपसे पूछेगा पेट निकल रहा है, पेट को कैसे कम करें, पेट पे चर्बी आ जाती है। और ये फैक्ट है कि पेट पे चर्बी आना इसलिए आसान होता है क्योंकि पेट की एक्सरसाइज ना होने के कारण फैट कहाँ कलेक्ट होती है? फैट वहाँ कलेक्ट होती है जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती। स्टोरेज कहाँ होता है? मकान में, जहाँ पे व्यक्ति कोई रहता ना हो, जो बिल्कुल एक स्टोर हाउस एकदम अलग रहता है, तो वहाँ पे स्टोरेज होता है। तो पेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि पेट की मसल्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, हाथ पैरों को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे फैट नहीं कलेक्ट होगी। तो पेट में कलेक्ट होता है, इसलिए जितने प्राणायाम हैं वो पेट को हमेशा कम करते हैं। जो दूसरा प्राणायाम कराते हैं वो कपालभाति। कपालभाति का भी तरीका लोग सही नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है कि कपालभाति में वो झटके देके 3-4 बार पेट को अंदर करने की कोशिश करते हैं। वो सही टेक्निक नहीं है। नंबर 1, झटका नहीं देना है। नंबर 2, पहले गहरी सांस लेनी है। जब सांस छोड़नी है तब 3 फेजेस में सांस छोड़नी है। जब आप 3 फेजेस में सांस छोड़ते हैं तो आप एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही लंग्स की एंडोरेंस को भी टेस्ट करते हैं। तो 3 बार सांस छोड़ने का तरीका होता है, पहले मैं करके बता दूं फिर आप करिएगा। ये 3 है तरीका। तो इसमें थोड़ा सा हम फोर्स ज़्यादा, पहली वाली एक्टिविटी में हम फोर्स नहीं लगा रहे थे, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के करते हैं तो हमारी जो ये फ्लैट मसल्स ऑफ एब्डोमेन है ये थोड़ी एक्टिवेट होती हैं और लंग्स से हम जो बची खुची एयर है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। हमेशा एयर निकालते समय कपालभाति की जाती है, एयर को लेते समय नहीं की जाती। ली जाती है पूरी एयर, निकालते समय 3 फेज में। तो 3 बार करते हैं। वैसे कपालभाति कई बार करनी चाहिए। कपालभाति 15-20 बार कम से कम करनी चाहिए और एक दिन में, और खाली पेट करनी चाहिए, और एक दिन में 3-4 बार करनी चाहिए। तो करते हैं इसको। रिलैक्स। 3 बार हमने निकाला, रिलैक्स किया। अक्सर हमने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे इस तरीके से झटका देते हैं। वो झटका देना हार्मफुल है, वो ठीक नहीं है। तो झटका कभी मत दीजिए। एक बार फिर करिए। रिलैक्स। हो गई कपालभाति। कहीं मैंने झटका नहीं दिया, बस 3 फेजेस में पावर थोड़ी सी लगाई, थोड़ी सी ताकत लगाई। एक बार फिर से। कपालभाति ये जो प्राणायाम है ये एक्सपिरेशन का है, सांस निकालते समय का योग है। और जो प्राण ऊर्जा क्रिया आपको बताई थी ये मेनली सांस लेते समय का योग है। सिर्फ ये 2 प्राणायाम अगर आप करते रहें
तो श्वास क्रिया पे जैसे ही आपका नियंत्रण बढ़िया होता है तो ध्यान के बाद श्वास क्रिया आते ही आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी का खत्म हो जाता है। तो आप खाली पेट कई बार इन 2 योगिक क्रियाओं को करिए। हालांकि जो पहली वाली क्रिया है उसमें अगर थोड़ा पेट भी भरा भी हो तो भी चलेगा। रात में सोते समय किया जा सकता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, प्राण ऊर्जा क्रिया आप 3-4 बार कर लीजिए, तुरंत नींद आ जाएगी।